अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सियासी राब्ते तेज़ हैं, कल भी हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और आखिरकार आज तो वो मुलाकात भी हो गई जो बज़ाहिर बहुत ही मुश्किल और बड़ी दूर नज़र आती थी। बर्फ़ भी पिघल गई और हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ साहब खुद परवेज़ इलाही साहब के घर पहुँच गए, वहाँ पर चौधरी शुजात की उन्होंने अयादत भी की और उसके साथ साथ जाहिर है कि सियासी माहौल के ऊपर भी गुफ्तगू हुई। ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि अदम एतमाद के ऊपर उन्होंने हिमायत मांगी है और काफ लीग ने वही जवाब दिया है जो इससे पहले वो फजल रहमान को दे चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी मुशावरत का भी वक्त मांगा है और उनसे भी ये कहा है कि आप भी मुशावरत कर लें। लेकिन ये तमाम खबरें सिर्फ ज़राए के तवस्सुत से मिल रही हैं क्योंकि इस मुलाकात के बाद भी कोई मीडिया टॉक नहीं हुई, जिसके ऊपर मजीद ये कयास आराइयाँ जारी हैं कि चूंकि कोई हौसला अफजा बात नहीं हुई शायद इसलिए मीडिया टॉक नहीं की गई। लेकिन अगैन ये भी कयास आराई ही है, हो सकता है कि मजीद मुशावरत के बाद कुछ निकले। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो राइट नाउ शायद ऑपोजिशन के पास मतलूबा तादाद वो नंबर मौजूद नहीं है जो अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए दरकार है और यही पशेमानी है जिसके लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं। क्या वो आने वाले दिनों में ये नंबर हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, यही बड़ा सवाल है जो तकरीबन हर रोज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इसका जवाब जो है किसी के पास भी हतमी तौर पर मौजूद नहीं है। आज जो मुलाकात हुई है कि उसके बाद क्या होगा, आपस की बातचीत क्या हुई, अंदरूनी कहानी क्या रही और आगे चलकर अब किसके पास क्या ऑप्शन है, क्या किसी के घर के अंदर चले जाना किसी की फतह या शिकस्त से ताबीर किया जा सकता है और क्या आइंदा का जो हिकमत अमली है, लाया अमल है, उसके भी कुछ इशारे इसी से मिल रहे हैं। इसी हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे और आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, क्या हुआ मुलाकात में, इतने अरसे बाद मिले, क्या कुछ हुआ, अंदर की कहानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अंदर की कहानी पूरी या तो मियाँ शहबाज शरीफ जानते हैं या चौधरी परवेज़ इलाही। बाकी रह गई बात कि जो इन दोनों की टीमें साथ थी ना, वो भी अंदर की कहानी पूरी नहीं जानती। अच्छा, क्या सराइयाँ बहुत सी की जा रही हैं, कुछ बातें वो हैं जो वाकई ही उन्होंने बताई हैं, खुद बताई हैं ताकि वो मीडिया में भी आए और लोगों को पता चले, और कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने खुद छुपाई हैं। अच्छा, जो नहीं चाहते कि सामने आए। लेकिन ये आप बात को समझ लें कि बहरहाल ये मुलाकात अपने अंदर एक बड़ी खुशाइंद बात है कि 14 साल के बाद मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उनकी चौधरी परवेज़ इलाही के घर में आमद हुई है और ये इस तरह से मुलाकात हुई है। तो ये मुलाकात जो है बज़ाते खुद इसमें आप ये समझें कि अदम एतमाद को एक तरफ भी रख दें तो ये बड़ी सियासी पेशरफ्त है। सियासी लेकिन बाद लोग इसको इससे भी ताबीर कर रहे हैं कि ये शिकस्त है PMLN की, क्योंकि काफ लीग तो उनके बड़े मुखालिफ हैं पंजाब में और वो उनके ही दर पे जा पहुंचे हैं। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर ये इतनी ही शिकस्त होती तो फिर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो तो इनके बारे में बहुत कुछ कहते थे और वो भी आगे थे और उनके भी ये इत्तेहादी हैं। ये सियासत में मैंने आपसे कल भी अर्ज़ की थी कि ये ख़त्मी चीज़ कोई नहीं होती। और फिर अगर आप ये देखें, काफ लीग और नून लीग असल में ये दोनों एक ही जमात से निकली हुई चीज़ें हैं। मुस्लिम लीग नून भी उसी से बनी, मुस्लिम लीग काफ भी उसी से बनी और ये बड़े इनके दरीना मरासम में इकट्ठे रहे हैं। तो ये आइडियोलॉजी इनकी मिलती जुलती है। चले, मैं इस पे वैसे आगे चल के बात भी करूंगी कि क्या तमाम मुस्लिम लीग्स इकट्ठी हो सकती है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जिस मकसद के लिए स्पेसिफिकली बात हो रही थी वो मकसद हासिल हुआ कि नहीं? उसमें 2-3 चीजें हैं जो सामने आई हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ ज़राए का ये कहना है कि इन्होंने बात की है, शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद के हवाले से और मुस्लिम लीग काफ की इसमें मदद मांगी और उनसे कहा है कि एक ऐसा मामला है, बड़ा मामला है, आप हमारी मदद करें। तो उन्होंने जिस पे चौधरी बरादरान की तरफ से ये पूछा गया कि अच्छा जनाब, हम आपकी मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि अब हम तो अभी इत्तेहादी हैं और हुकूमत में हैं और हुकूमत में हमारे पास वजारतें भी हैं, स्पीकर भी हैं, तो आप हमें क्या देंगे? जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम PDM से बैठ के फैसला करके आपको बताएंगे। उन्होंने कहा नहीं, जरदारी साहब तो हमें ये कह के गए हैं कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपको पंजाब की वजारत आला दे देंगे। तो क्या आप हमें मुस्तकबिल में वजारत आला का ओहदा देने के लिए तैयार हैं? इसमें फिर मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हम आपस में पार्टी में
और पीडीएम में मशवरा करके तो आपको बताएंगे, लेकिन आप इस पे हमारी मदद ज़रूर करें। अब एक बात ये है, दूसरे जो ज़राए हैं जो उनका कहना है कि जनाब बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है और उस पर यह बात स्पेसिफिकली नहीं हुई कि आप वजारत आला हमें दें या ना दें, लेकिन ये हुआ है इसमें कि जनाब आप तहरीक अदम एतमाद में हमारी मदद करें, क्योंकि इस वक्त मुल्क की हालात बड़े ख़राब हैं, वज़ीर आज़म उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, अवाम बहुत महंगाई से तंग है, तो आप हमारा साथ दें ताकि हम मिल के तो मुस्तकबिल में किसी इस निज़ाम को, बिगड़े हुए निज़ाम को या बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में तब्दील कर सके। ये 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि चीज़ें जो भी हैं ये मीटिंग बजाते खुद आज इम्पोर्टेंट है, आज ये इसका आगाज है। अच्छा, जो बर्फ थी वो पिघली, अब आप देखेंगे कि ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। ओके हिलाली साहब, ये तो इमरान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या अभी तक को अगर जो इनकी एफर्ट्स थी उससे हम क्या अंदाजा लगाएं कि ये लोग फिर इसका मतलब है कामयाब नहीं हो सके? क्योंकि आज तक जो मौलाना साहब की स्टेटमेंट थी वो यही थी कि अभी हमारा होमवर्क पूरा नहीं है। दैट मीन्स कि इनको पता है कि इनके पास नंबर पूरे नहीं है अभी। बिल्कुल नंबर तो नहीं है, मगर मैं जानना चाहता हूं कि कौन भूल सकता है किस तरीके से शाहबाज और नवाज शरीफ अपने कैबिनेट के साथियों को छोड़ के सऊदी अरेबिया भागे, बिल्कुल छोड़ के और ना उनको बता के, और फिर 14 साल तक एक एक को नहीं देखे। हालांकि लाहौर में इनका घर जो है 1-2 मील के फासले पे हैं। सोचिए तो सही, कुछ तो होगा। ये भी सोचिए कि क्या वजह है कि आज शाहबाज शरीफ साहब, खास तौर शाहबाज शरीफ, जो नफरत दिखाते थे परवेज इलाही के लिए, और वो भी परवेज इलाही साहब, चौधरी साहब ने भी कोई उनका छुपी हुई बात नहीं थी कि वो बड़े खफा थे शाहबाज शरीफ से। खास तौर उन्होंने जो उनके वालिद साहब के साथ जिस किस्म का सलूक उनके साथ किया था। तो ये क्या बात है कि शाहबाज शरीफ ये सब भूल के फिर भी भाग के आए? वो वजह ये है कि ये, वो कहते हैं अंग्रेजी में, द लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस। ये उनको करना है, ये डेस्परेट हैं, इसलिए उनका केस और इंडाइटमेंट शुरू हो रहा है, और दिस इज द लास्ट चांस। ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि 2023 तक कुछ नहीं होगा और उनका केस जो है, जो अभी चलने लगा है, वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात जो है, केस के वैसे भी हिलाल साहब जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें से भी बिल्कुल आउट नहीं हो जाएंगे ये लोग। अगर वही बात है कि ऑपोजिशन अगर ऑपोजिशन नहीं करेगी तो फिर तो रेलेवेंट ही नहीं रहेगी सिस्टम के लिए, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना है। बहरहाल ऑपोजिशन का जो डिपेंड्स कि गवर्नमेंट क्या करता है, और कभी कभी इमरान साहब कुछ भी कर सकते हैं और फिर भी वो रेलेवेंट हो जा सकते हैं, तो वो नहीं कह सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शाहबाज शरीफ के लिए यह आखिरी अपॉर्चुनिटी है। मगर एक और चीज है, इनको कैसे पता कि अगर भी इनका एग्रीमेंट हो जाए, शरीफ वही करेंगे जो वो वादा कर रहे हैं? पहले तो नहीं किया था ना उन्होंने। शरीफ के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है वो क्या करेंगे। वो तो हर आदमी के वो खुद अपॉइंट करते हैं एक आर्मी चीफ को, और वो खुद लड़ते हैं उसके साथ। वो खुद एक प्रेसिडेंट उनको बनाता है और उसको ही गाली देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये फिर एस्टेब्लिशमेंट ने क्या पैगाम दिया है? क्या ये कोई एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है? लगता है ऐसा ये है कि जब इनकी मुलाकात, और ये जो हमारे मौलाना साहब है जो कहते हैं अंपायर न्यूट्रल है, अंपायर न्यूट्रल है, तो व्हाट इज इट दैट हैज गिवन दिस इंप्रेशन? तो मेरा अपना ख्याल में वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट में उनको कहा है कि आप पॉलिटिक्स, वो खुद कह रहे हैं, वो पॉलिटिक्स करें पार्लियामेंट में, केसेस के लिए कोर्ट्स में जाएं, हमारे पास ना आए। ठीक है, बस यही ये काफी है उनके लिए।
और वैसे भी एस्टैब्लिशमेंट किधर खड़ी है, वो इत्तेहादियों से भी पता चली जाएगा कि वो क्या फैसला करते हैं। अभी तक उन्होंने हमायत तो नहीं की, लेकिन क्या वाकई इसी बात पर सारी गेम खड़ी है? सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी तज्जिया जानते हैं इसी हवाले से। मालिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मालिक साहब, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, काफ लीग और PMLN के बड़े अरसे बाद रहनुमा आपस में मिल बैठे हैं। आप समझते हैं कि जो इनका आपस में एक तल्ख माजी रहा है, माजी करीब जो है वो तल्ख रहा था, उसको भुला कर आगे चल सकते हैं ये दोनों रहनुमा अगेंस्ट इमरान खान साहब, या फिर ये आगे की कोई पेशबंदी हो रही है? नहीं, देखिए, माजी की तो तलखियां इस तरह नहीं भुलाई जा सकती, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो जब मियां साहब पहली बार चले गए थे बाहर मुशर्रफ साहब के जमाने में, तो वो तो हाथ ही कर गए थे ना चौधरी बरदरान के साथ। और दो चीजों पे हाथ हुआ था। एक बारी जब पहली दफा वजीर आला बनने की बात थी, तय थी परवेज इलाही की, तो तब उन्होंने शहबाज साहब को बना दिया, उसका भी बहुत बड़ा उनको है। फिर जब वो चले गए तो वो भी उनके साथ था। तो बट आई थिंक वो अब सारे उम्र के हिस्से में है कि उनको पता है कि ये पावर गेम्स डिफरेंट होती है, वो उनसे फर्क नहीं पड़ता उन रंजिशों से। लेकिन अभी ये अदम एतमाद की जो बात हो रही मालिक साहब, इसके हवाले से आपको कौन सा फ्रेज ठीक लग रहा है? ऑपोजिशन परेशान, हुकूमत को इत्मीनान, या फिर ऑपोजिशन को इत्मीनान और हुकूमत परेशान? देखिए, बार बार एक बात होती है कि जी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है कि नहीं है। जब तक एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के हक में न्यूट्रल है तो इनके लिए परेशानी की बात है। अगर एस्टैब्लिशमेंट इनके हक में न्यूट्रल हो जाएगी तभी फैसले होंगे। देखें, मेरे तो प्रोग्राम में आए हुए थे कामली आगा साहब काफी दिन पहले, तो मैंने उनसे पूछा कब तक आप अलायंस का बोझ उठाएंगे, काफी मसले हैं। उन्होंने कहा जी जब तक रियासत इनके साथ है हम इनके साथ हैं। तो वो तो कोई जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे मेक नो बोन्स अबाउट इट, वेरी क्लियर है। और देखिए, ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि GDA वालों को भी सर्दी प्रॉब्लम नजर आ गई, बाप वालों को प्रॉब्लम नजर आ गई, MQM का जमीर जागना शुरू हो गया। फिर PML में जो परवेज इलाही साहब का बयान था, अभी तो किचन में सामान इकट्ठा हो रहा है, पकेंगे तो देखते हैं फिर बात करेंगे। देखिए, आप जान के जब आप इस तरह के जुबानी जुमले सारे बोलते हैं तो सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। साथ ही आप ये भी कह देंगे नहीं हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल ठीक है, तो दोनों तरफ आपका भाव बढ़ता है। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर, देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस मुल्क में पावर पॉलिटिक्स डिसाइड करती है कि पॉपुलर पॉलिटिक्स की क्या शक्ल होगी। यही मियां साहब थे, नवाज शरीफ साहब, ये कल तक कहते थे बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कोई लचक नहीं है, कोई असेंबलियों में हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, नो कॉन्फिडेंस, बस ये असेंबलियों से छोड़ेंगे और बस उल्टा के छोड़ेंगे। अब वो भी अपने बैक स्टेप ले लिया सबने। तो मालिक साहब, ये जो एलाइज का रवैया, उससे क्या समझा जाए कि ये वेट एंड सी की पॉलिसी कर रहे हैं और अपना देख रहे हैं कि जब जैसे ही हालात का इशारा होगा तो चले जाएंगे, या फिर ये सिर्फ उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? जाना नहीं है, इक़्तिदार में पूरा साथ देंगे, लेकिन इसी मौके पर वो भी कोई अपनी एक आध वजारत कोई बढ़वा लेता है, कोई अपने फंड्स निकलवा लेता है, कोई ना कोई फायदा उठा लेता है। ये कौन सी गेम है इनमें से? जिस तरह कभी सही वक्त पे आने पे फायदा होता है, उसी तरह कई बार सही वक्त पे जाने के भी फायदे होते हैं। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, अभी कंफ्यूजन ये है, काफी कुछ 2-3 इनके बेसिक डिफरेंसेस हैं। एक इशू ये ऑपोजिशन खुद क्लियर नहीं है कि व्हाट नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, एक सेकंड के लिए कि मैं आपका टाइम लूं, अगर आप कहते हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो जाता है, चलें जी इमरान खान साहब साइड पे हो गए, फिर कौन वजीर आजम बनेगा, क्या कोalition गवर्नमेंट होगी, कितना अच्छा चलेगी, क्या इमीडिएट इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, 100 दिन में होंगे, उस पर पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर अपना रवैया है। बाकी एलाइज का, अच्छा एलाइज को आप क्या करेंगे? मैं इस वक्त एलाई बैठा हुआ हूँ, चले मुझे टूटी फूटी जो भी है 4 वजारतें मिली हुई हैं, मैं इक़्तिदार का हिस्सा हूँ, मैं किसी बहुत बड़ी रीजन की वजह से छोड़ के आपके पास आऊंगा ना कि मैं पहले इक़्तिदार में हूँ और वही चीज आप मुझे दे रहे हैं, तो काफी क्वेश्चन मार्क्स हैं। फिर एस्टैब्लिशमेंट की जो न्यूट्रलिटी की बात है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, देखिए अगर वो अल्टीमेटली क्या डिसाइड करते हैं, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस वक्त खुद शायद एस्टैब्लिशमेंट में है। वहां पे शायद फैसला अभी तक होना है कि उन्होंने किसके हक में न्यूट्रल होना है। वैसे किसी के हक में होंगे तो न्यूट्रल कैसे होंगे, ये भी बताइए। समझ जाए ना। मालिक साहब ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर और उनके वुज़रा तो बड़े पूरे इत्मीनान नजर आने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जनाब हम तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हमारे साथ है, सारे मामला एक हैं, एक ही पेज है, कुछ नहीं होगा।
तो क्या आप समझते हैं वाकई ऐसा है कि वो भी सिर्फ आप दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? जिस दिन मियां साहब का फैसला हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे कोई 20 मिनट पहले बड़े मियां साहब पीएम हाउस में मुबारकें वसूल कर रहे थे लोगों से कि मुकदमा खा गए, आप उड़ा दिया आपने, जनाब ये कर दिया वो कर दिया। तो आधे घंटे बाद मियां साहब कहीं और थे। ये कॉन्फिडेंस, इस्लामाबाद का कॉन्फिडेंस बड़ी खौफनाक चीज है कि आपको आखिरी मौके तक जो होता है ना, आप समझते हैं कि बस आप एक बबल में होते हैं। और लेकिन दूसरा मुझे एक बात बताएं, ऑन अ सीरियस नोट, अगर कोई भी पार्टी हो, चाहे ऑपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं शो करेंगे तो इसके अलावा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल सही। यू हैव टू अपेयर कॉन्फिडेंट। बात तो चीजें आखिरी मौके पे जो होंगी सो होंगी, अब पहले तो आपने कॉन्फिडेंट ही रहते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा मालिक साहब, एक बात मैं आपसे और जरूर जानना चाहूंगी, अगर अभी ये भाग दौड़ तो चल रही है, अगर ऑपोजिशन नंबर पूरे नहीं कर सकती तो आप नहीं समझते कि ऑपोजिशन भी एक मुश्किल सिचुएशन में आ जाए, क्योंकि अनाउंस वो कर चुके हैं कि हम अदम एतमाद ला रहे हैं, और अगर नंबर पूरे नहीं होते तो क्या वो फिर बगैर नंबर पूरे किए अदम एतमाद लाने का रिस्क लेंगे? क्योंकि उस सूरत में भी उनकी सुबकी होगी अगर नाकाम हो जाएगी। तो ये खुद ऑपोजिशन भी एक बंद गली में फंस नहीं गई? नहीं, देखिए अब तो बहुत डैमेजिंग होगा, इसलिए कि बड़ी सक्सेसफुल हद तक, सही या गलत, ऑपोजिशन ने एक हवा जरूर बांध दी है कि क्वेश्चन मार्क उठ गए कि यार सारे, हम भी ये बैठ के सोचते हैं, आप भी सोचती हैं, सारे ये बात करते हैं, नहीं यार कोई इशारा होगा तो एकदम एक्टिव हुए ना। जरदारी साहब एवं तो नहीं चले गए शरीफ खानदान के घर, जरदारी साहब एवं तो नहीं मंसूरा जा रहे, शहबाज शरीफ साहब एवं तो नहीं 20 साल बाद चले गए चौधरियों को मिलने। यार किसी ने तो कहा होगा ना, इस मुल्क में ये जो किसी ने कहा होता है ना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है पावर पॉलिटिक्स में। और अगर ये पता लग जाए ना कि आपको किसी ने नहीं कहा और आप लवारिस यतीम है, तो यकीन माने फिर घर वाले भी नहीं पूछते। अच्छा। ये तो बड़ा डैमेज होगा इनको, बिकॉज असल चीज ही तो ये हवा टूटेगी ना कि जी शायद एस्टैब्लिशमेंट के साथ या नहीं थी, तो वो फिर इनकी बस की बात थी, बिकॉज फिर इनके आपस के डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि इस मोमेंटम में तो इकट्ठे हैं, लेकिन इसके बाद देखिए ना, इसके बाद आप पावर की इक्वेशन देख लें, कुछ भी ना हो तो जरदारी साहब के पास सिंध है, अरबों रुपए कमा रहे हैं, सब कुछ सेट है, उनका सिस्टम में स्टेक और नौयत का है। मियाँ साहब को सजाएं हुई हुई, बाहर भागे हुए हैं, भाइयों को भी सजा हो सकती है, खानदान पे सकती है, उनका स्टेक और किस्म का है। फजलुर रहमान पावर में नहीं है, वो बिल्कुल इरेलेवेंट है, उनके स्टेक्स और हैं। फिर इनके स्टेक्स की नेचर इतनी मुख्तलिफ है कि फिर किसी चीज पे यूनिफाई नहीं हो पाएंगे कुछ अर्से बाद, फिर इनको इमरान खान इनको टक्कर जाएंगे। बिल्कुल सही, और ये फिर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। हिलाली साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब। देखिए, अगर भी इनका ख्याल ये है कि जो इन लोगों को फीडबैक मिला है एस्टैब्लिशमेंट से, और एस्टैब्लिशमेंट कह रही है, जैसे मैंने कहा था, आप अपने पॉलिटिक्स पार्लियामेंट में करें, केसेस कोर्ट्स में लड़ें, हमारे पास ना आए, और वो सोच रहे हैं कि ये अब न्यूट्रल हो गए हैं, तो इनको परमिशन भी अगर मिल गया है मिलने के लिए BAP को, MQM, GDA, काफ और ये सब जो हैं बेसिकली रियासत के साथ चलते हैं, वो खुद खुला खोल कहते हैं, इनका जाता किधर क्या है कि अगर दे लूज द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इनका वैसे जाता किधर क्या है? कुछ नहीं। जैसे इन्होंने कहा, सिंध में तो 1200 अरब हर साल, 1200 अरब रुपये हर साल जरदारी साहब को तो मिलता है फ्रॉम द NFC। 200 अरब वो खुद कमा लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लोकल टैक्सेस, तो वो तो रहेगा उनके पास, द गूस दैट लेज द गोल्डन एग्स। और इनके पास क्या है? इनके पास वैसे ही कुछ नहीं है, एक बाहर है, एक जेल में, ज्यादातर जेल चले जाएगा, और लगता है ओपन एंड शट केस है, तो आई डोंट थिंक दे हैव मच टू लूज। मगर मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि जी मालिक साहब, इनका जो अभी तक एक जो बहुत बड़ा खतरा है, अभी तक इनका कैंप इंटैक्ट था, अभी तक जेन्युइनली कोई इनके लोग तोड़ने की ना किसी ने साजिश की थी ना कोशिश की थी। लेकिन अब अगर इस स्टेज के बाद ये बड़ी बुरी तरह अगर ये पिटते हैं, तो फिर इनके लिए अपने कबीले को भी या फ्लॉक को रखना संभालना इतना इजी नहीं रहेगा। फिर जो ये बात कर रहे थे ना कि जी 20-22 हम वहां से तोड़ रहे हैं, देन इट कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग द अदर वे। बिल्कुल सही, और इसका कुछ हमें इशारे मिल भी रहे हैं, अभी भी कुछ आखिरी
डिफरेंट बात कर रहे हैं जी। चलिए हिलाली साहब आप कर लीजिए। एक चीज मैं कह दूं, लास्ट सेंटेंस मेरा ये होगा कि मैं समझता हूं कि वाकई अगर ये कॉन्फिडेंट थे कि इनको वो नंबर्स आ जाएंगे और मिल जाएंगे, तो मेरा ख्याल है अब तक इन लोगों ने कुछ प्लान दिया होगा अवाम को कि भाई हम आने वाले हैं इंशाअल्लाह, और जब हम आएंगे, जब हम पावर में होंगे, आपकी तकलीफात को इस तरीके से हम खत्म करेंगे। यू नो दैट शोज दैट दे हैव थॉट अबाउट कमिंग। इट शोज के you know that's a real possibility। क्या मेजर वो मेजर्स लेंगे? प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? ऑल्टरनेट देना पड़ेगा बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर भी कौन बनेगा? हाँ, अभी कुछ चीजें खैर जो अपनी है वो शायद सेटल नहीं हुई। नहीं, गुजारिश ये है कि प्लान उनके पास है, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब अगर अभी देंगे तो नाकाम हो गए अगर, तो वो तो इमरान खान सब अपना लेंगे तो हमें नुकसान होगा। लेकिन मालिक साहब मुझे ये बताइए, एक ये इत्तेहादियों की अभी जो बात हो रही थी, तो शायद इल्म में होगा कि जो यहाँ पे इन्होंने बनाया था पंजाब में भी तहरीक इंसाफ में हम ख्याल ग्रुप, जो पार्लियामेंट सुप्रीम ग्रुप शीना साहब की और उनकी क़यादत में, उस तो आपको पता है कि उन्होंने भी इजलास बुला लिया, और कल कर्नल जरफर जो है जंग से जो MP हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं तहरीक इंसाफ के, उनके घर पे इशाइया है, और वो लोग भी फिर इकट्ठे हो रहे हैं। और मेरी खुद उनसे बात हुई है उनके एक सीनियर मेंबर से, और उसने कहा कि जनाब हम भी ये सोच रहे हैं कि अब हमने क्या करना है। तो अगर तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच पैदा हो गई है, तो आप नहीं समझते कि इत्तेहादी भी इस वक्त ये तो ज़रूर सोच रहे होंगे ना कि हम जो सियासत हमने ये करनी थी, अब बैगेज अगर बन गया, अगर अब ये इस महंगाई ने और सारे मामले ने इमरान खान साहब को उस तरह से डैमेज किया है, तो हम भी अगर यहाँ साथ रहे तो मज़ीद डैमेज हो जाएंगे। इसलिए इस डैमेज से बचने के लिए हम दोबारा नई टोकरी में चले जाएं। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अब ये देखें ना सर, अब इस तरह इत्तेहाद छोड़ना कोई मजाक नहीं होता। हमारे कौन से कोई नजरियाती MNA MP लोग बने होते हैं, ज्यादा बने होते हैं खाली अपने पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, अपनी चौधराहट के लिए, अपना इन्फ्लुएंस, और बहुत के लिए तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट होती है। तो हुकूमत से निकल के हुकूमत से लड़ाई करना तो मजाक नहीं होता। और ख़ास तौर पे अगर आप एलाइज हैं और आपको इंस्टीट्यूशनल वजह से आप एलाइज बने हो, तो फिर आप एक टाइम पे इंस्टीट्यूशन की नाराजगी और हुकूमत दोनों की नाराजगी नहीं ले सकते। ये कोई नेल्सन मंडेला नहीं है जो सारे बैठे हुए हैं। इनमें से आधे से ज्यादा तो 2 नंबर हैं जिनका किसी ने 18 मुकदमे इंटरेस्ट से करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मालिक साहब, ये कोई नजरियाती जंग नहीं लड़ रहे लोग, ये प्योरली देखेंगे A+B वाला कि कहाँ फायदा है क्या नुकसान है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे और अपने फैसले करेंगे। लेकिन मालिक साहब जो आपने ये कहा ना कि दोनों तरफ से है, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की नाराज़गी तो ले सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन की नाराज़गी नहीं ले सकते। इसलिए ये उनका मूड देखेंगे और उसके बाद फैसला कर लेंगे। I agree with you. I totally agree with you. अच्छा मालिक साहब, एक और मैं चीज़ आपसे क्लियर करना चाहूँगी, ये जो आज बातें हो रही मुलाकात के हवाले से, अंदर क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई, उसमें एक ये भी बात हो रही कि जरदारी फार्मूला है उसको भी काफ लीग ने PMLN के सामने रखा है कि जनाब अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपको चीफ मिनिस्टरशिप पंजाब की जो है वो ऑफर कर सकते हैं। आपको लगता है कि PMLN के लिए ये काबिल कबूल फार्मूला हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। अच्छा? बल्कि बहुत अर्सा पहले PMLN ने ये इंडिकेट किया भी था चौधरी बरादरान को काफी अर्सा पहले कि हमें एतराज नहीं है, हम बल्कि मुझे तो आपको ये बता सकता हूँ कि तभी उन्होंने ये ऑफर दी थी कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन हम मुखालफत भी नहीं करेंगे, हम पंजाब असेंबली में न्यूट्रल रहेंगे, आप करें। लेकिन वो फंस जाती है बात जब आप बात ये करते हैं इलेक्शन की। वो कहते हैं जी 2-4 महीने की हुकूमत जिसने भी बना दी बना ले, लेकिन इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, और यही एक स्टिकिंग पॉइंट है सारी चीज का। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक मियाँ साहब अब इस बात पे आ गए हैं कि यार पहले इमरान खान गिरे, बाकी चीजें फिर देखी जाएंगी, इलेक्शन 4 महीने बाद नहीं 6 महीने बाद कर लो या कर लो, जो पहले बात नहीं होती थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मालिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपका तज्जिया भी आपने सुना। लेकिन इमरान साहब हिलाली साहब से मैं मजीद भी थोड़ी बात करना चाहूँगी। मैं ब्रेक पर फ़ौरन जाना है या अभी बात कर सकते हैं? अच्छा इमरान साहब, मैं ये जो आपसे जिक्र कर रही थी, हमेशा मुस्लिम लीग्स को इकट्ठा करने की बात होती है कि जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनको,
आज जो मुलाकात हुई है इसमें हो सकता है कि अदम एतमाद पे मिल जाए हिमायत, हो सकता है ना मिले, दोनों बातों को आप एक तरफ भी रख दें। क्या आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम लीग काफ PMLN के साथ शामिल हो जाए, या एक ही दोबारा से मुस्लिम लीग और बाकी जो धड़े हैं वो भी इकट्ठे हो जाए? क्योंकि ये बात बड़ी बार बार होती है कि यूनाइट हो जाए मुस्लिम लीग। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई ऐसी राय नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा माजी में देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि चौधरी परवेज लाई की तरफ से बतौर स्पीकर मुस्लिम लीग नून को काफ़ी जो है ना अकोमोडेट किया गया है, और ख़ास तौर पे हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से उन्होंने किया। और आपको याद होगा कि जब हमजा शहबाज की ज़मानत पे रिहाई हुई तो वो जाके उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे मुबारक भी दी और चौधरी परवेज लाई साहब को नई असम्बली की बिल्डिंग की, बल्कि उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। आज भी उन्होंने थैंक यू स्पेशली किया है बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने। बिल्कुल, तो उन्होंने इसलिए ये आप समझ लें कि बर्फ पिघली है, ये चीजें उस तरह से हो रही हैं। लेकिन काफ लीग मुझे लग रहा है इस तरह ज्यादा फायदे में नहीं है। अपने कम वोट हैं लेकिन हर एक के लिए वो इम्पोर्टेंट है, हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत गिराने के लिए। देखिए उनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनसे वादा किया था मोनस लाई को वज़ीर बनाने का, लेकिन आपको याद है कितनी देर तक वो पंजाबी में कहते हैं लिलियां लेके वो वज़ीर बने ने, तो क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। उसी तरह तारिक बशीर चीमा साहब भी कई दफ़ा गिला कर चुके हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंस है, आज शहबाज शरीफ साहब खुद चले गए उनके घर। नहीं, मैं आपको हुकूमत के साथ हिलाई होने की बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए तो इस वक्त बनाने और बिगाड़ने दोनों में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना, बेशक थोड़े नंबर्स होते हैं। लेकिन जो आपका बेसिक सवाल था ना मुस्लिम लीग नून और काफ के इकट्ठे होने का, तो ये बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती, इम्कान नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये आप देखें कि हिलाली साहब जिस तरह से जिक्र कर रहे थे पहले कि जी इनके आपस में इतने इख्तलाफात, तो आपको याद है उस तरह तो पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम है कि जो चौधरी परवेज लाई साहब के चचा और जो चौधरी शुजात के वालिद थे चौधरी ज़हूर लाई, उनको कत्ल ही करवाने का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे है, लेकिन वो उनके साथ भी मिल गए थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। लिहाजा इस तरह के इल्ज़ामात सियासत और खुद आसिफ जरदारी ने भी तो क्या कहा था कातिल लीग, तो उस वक्त उसके बाद फिर बना भी दिया था उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मुमकिनात का खेल है जनाब सियासत। लेकिन हिलाली साहब को लगता है कि अच्छा एक शॉर्ट कमेंट में ले लूं अगर हिलाली साहब का भी, कि क्या मजीद इत्तेहादियों से ब्लैकमेल होंगे इमरान खान साहब अगर वो कुछ बार्गेनिंग कर रहे हैं इस वक्त? इमरान खान के पास बहुत पेट्रनेज है, पूरा हुकूमत का पेट्रनेज, और हुकूमत का पेट्रनेज सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑफ कोर्स वो कुछ भी दे सकते हैं और कह सकते हैं। अच्छा, मगर बात ये है कि आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे चौधरी और ये शरीफ से इकट्ठे हो सकते हैं एक पार्टी में। क्या हो गया आप लोगों को? किसकी लीडरशिप के तहत होगी? और नवाज शरीफ किधर जा रहा है? या अस्पताल जा रहा है या जेल जा रहा है? शहबाज शरीफ किधर जा रहा है? शहबाज शरीफ किधर जा रहा है? जेल। दूसरे सब भगोड़े हैं, तो किसके पास की बात कर रहे हैं आप? आई डोंट, ये आप लोग वैक्यूम में बात करते हैं। ठीक हो गया जनाब, आपको नहीं लगता इकट्ठे हो सकते हैं? इमरान साहब को लगता है इकट्ठे हो सकते हैं। बहरहाल जनाब अपनी अपनी राय, देखते हैं आने वाले दिनों में सियासत में क्या होता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब बारहा 18वीं तरमीम के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का कभी ना कभी इज़हार कर देते हैं, आखिर वो क्या चेंजेस चाहते हैं 18वीं तरमीम में, एक बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अमेंडमेंट के बाद हमारा सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो फ्रैक्चर कर चुकी है। इसमें कई इश्यूज है 18th अमेंडमेंट में कि मुल्क के जो फैसले होने चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक एग्जांपल दी चाइना की, लेकिन चाइना का सबसे बड़ा जो उनकी एडवांटेज है कि वहाँ उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो जब एक फैसला हो जाता है तो वो फिर इम्प्लीमेंट होता है। हमारे जो हमने अभी हर चीज़ में देखा, SMEs के अंदर देखा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देखा, वो पहले सेंटर से और होता है फिर प्रोविंस के अंदर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज साबिक सफ़ीरों और सहाफ़ियों से मुलाकात की, उनके मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दिए, और कुछ बातें जो उन्होंने अपने दिल की उसमें वो 18th अमेंडमेंट की बात कर रहे थे। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया हो, बल्कि वक्तन फ़वक्तन वो कहीं भी कभी भी किसी तकरीब में इस बात का इशारा दे देते हैं कि 18th अमेंडमेंट की वजह से वफाक का जो एक सेंट्रल रोल है
वो काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तनकीद वफाक पर ज़्यादा होती है, जबकि इख्तियारात उस हद तक अब उसके पास नहीं होते। और उन्होंने ये भी कहा कि जो रिफॉर्म्स वो करना चाहते हैं उसमें भी एक चीज़ आड़े है, वो ये कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है और इस वजह से वो बहुत सारे काम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। प्राइम मिनिस्टर साहब की ये गुफ्तगू, इसका तनाजुर में 18th अमेंडमेंट के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और ये भी कि आखिर वो कौन सी रिफॉर्म्स थी जहाँ जो सामने आई और उसके बाद नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेजॉरिटी। लेकिन हिलाली साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगी। मैंने आपकी भी गुफ्तगू से अक्सर ये अंदाज़ा लगाया कि आप भी शायद इस बात के हामी हैं कि कुछ चीज़ें 18th अमेंडमेंट में ऐसी हैं कि जो शायद सेंटर के पास होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के तहफ़्फ़ुज़ात कहाँ किन चीज़ों के हवाले से हैं, क्यों वो 18वीं तरमीम से नाखुश हैं? देखिए, बहुत सारे वजह हैं कि अगर 18 तरमीम नहीं होता हम लोग आसानी से इस मुल्क को एडमिनिस्टर कर सकते थे। मिसाल के तौर पे इसी इंटरव्यू में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद आइडेंटिफाई किया है और कहा है कि भाई गंदम के प्राइसेस जो हैं, कीमतें जो हैं, मुख्तलिफ हैं। क्यों? वो इसलिए मुख्तलिफ हैं कि एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बन गए हैं और एक प्रोविंस छुपा रही है, बेच नहीं रही है, होर्डिंग हो रहा है। वो तो ये इस हद तक वो कह रहे थे कि यूरिया प्राइसेस जो है, फर्टिलाइजर प्राइसेस, इसलिए हमें पता नहीं है वो गए किधर है। माने हमारे फैक्ट्रीज काफ़ी प्रोड्यूस करते हैं, मगर जब ये प्रोविंसेस को पहुंचते हैं वो किधर रख रहे हैं और कैसे मार्केट करते हैं और किसको बेचते हैं, हमें कुछ नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। और अगर 18th अमेंडमेंट नहीं होता तो आसानी से इस्लामाबाद में बैठ के आप एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलता। मगर अब मैं दरखास्त करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप ये ख्वाब भूल जाएं। ये 18th अमेंडमेंट आ गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और आपको खुद पता है कि जब तक आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, आप इसको आप पास नहीं कर सकते। सेकेंडली, 2/3 मेजॉरिटी, अगर आप हर सीट जीत जाएं फ्रंटियर और हर सीट जीत जाएं पंजाब में, आप केपी में, तो आपको जरूर 2/3 शायद मिल जाए, फिर शायद मिल जाए। मगर एक बात याद रखें कि जिन लोगों ने ये 18th अमेंडमेंट को क्राफ्ट किया है, ज्यादातर सिंध के, वो कभी नहीं होने देंगे। आसिफ जरदारी और पीपीपी, ये 18th अमेंडमेंट उनका फंडामेंटल, मेरे ख्याल में अगर उनको आप ऑल्टरनेटिव दें कि या तुम ये मानो या तुम पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो, वो कहेंगे कोई बात नहीं, अच्छा हम नहीं मानते, एब्सोल्युटली हम नहीं मानते। अगर आप जाके कोई और प्रोविंस को उसके मिनरल राइट्स के बारे में कहें, शायद ये भी हो सकता है। देखिए, खुदा के लिए जब आप डिलीवर पूरा नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई खास अक्सरियत नहीं है, तो क्या जरूरत है इन चीजों पे आपको ख्वाहिश अपना एक्सप्रेस करना। हाँ, अच्छा होता, मगर ये वक्त नहीं है। उस वक्त आपने क्यों नहीं किया? और आखिर पंजाब ने भी उनके साथ थे ना, एवरीबॉडी एग्रीड 2/3। अब नाउ लिव विद दिस। जब तक आप एक ऐसे लीडर नहीं बन गए कि कायदे आजम के तरह जो आप कहें सब, जब मेजॉरिटी होगी तो कर दीजिएगा, ओके फाइन, यस, और फिर गो अलोंग विद इट। नाउ इमरान साहब, जरूरी तो नहीं है कि सारी तरमीम ही चेंज की जाए, जिन चीजों पे है उस पे निगोशिएट तो किया जा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबीना, बात यह कि इस्लाहात के लिए मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि सिर्फ असम्बली में अक्सरियत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अहलियत की भी ज़रूरत होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, सच्ची बात यह है, मेरे तो हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म है, लेकिन मैं क्या करूं कि जब बंदे से काम ना हो रहा हो तो फिर तरह तरह के बहाने होते हैं। आज जो वो हर चीज़ की बुराइयां उन्हें नज़र आ रही हैं, मुझे क्या बताएं, वो इतने सादा हैं कि उन्हें उस वक्त जब इक़्तिदार में आए थे तो ये नहीं था पता कि 18वीं तरमीम हो चुकी है और उसके तहत अब ये मामलात हैं। पहली बात। दूसरी बात ये, उनको इल्म नहीं था कि सेनेट और कौमी असम्बली दोनों जगह से कवानीन पास करवाने पड़ते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये, तीसरी बात,
कि आप मुझे ये बताएं कि आप 18वीं तरमीम का करते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने ये मिलके बनाई थी, वो तरमीम की थी, वो दोनों इसके साथ काम करना सीख गए थे। आप जब आए थे शुरू में असेंबली में तो उन्होंने आपसे कहा था कि इनमें कुछ बातों पे बात हो सकती है, लेकिन उस वक्त आप ऐसे हवा के घोड़े पे सवार थे कि आपने उनसे बात करना ही मुनासिब नहीं समझा। देखिए, सियासत और हुकूमत इस तरह से नहीं होती जिस तरह से आप अगले की कनपट्टी पे बंदूक रख के कुछ चीज़ें मनवाना चाहें। इसमें आपको फिर उसी तरह से तर्ज अमल अपनाना पड़ता है। आपने अपोजिशन तो ये भी इल्ज़ाम लगाती है कि आपने तो जो है ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह जो है वो सदर ममलकत से ऑर्डिनेंस जारी करवाएं और जो कानून साजी आप करना चाहते थे उसमें आपने किया। आप इसमें भी कर लेते जो आप करना चाहते थे अगर आप उनके साथ मिलके नहीं कर सके। अब सारी खराबियां का बहाना बना के तो अपनी गलतियों को छुपाना, मैं समझता हूँ ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है। आपको जब ये पता था, पहले भी पता था हुकूमत में आने से कि जनाब ये कवानीन है और उसमें ऐसे ही होगा, अब आपने सिर्फ ये कह के कि जनाब मैं इसलिए नहीं कर सका। और दूसरी बात, आप मेरी इस बात को समझ लें, मैं समझता हूँ अब भी अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वाकई ये समझते हैं कि वो बात चीज़ें इस वजह से नहीं कर सके तो आए अपोजिशन को कहें। वो तो कहते हैं मैं अपोजिशन लीडर के साथ बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन जब उन्होंने कहा भी है इंतखाबी इस्लाहत पे, वो तो अपोजिशन ने भी कौन सा बैठ गए हैं। तो बहरहाल ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन अगेन वही बात है कि चीज़ें कुछ हैं और अगेन उसमें ये देखना पड़ेगा कि किन पर बात हो सकती है या नहीं। लेकिन जाहिर है उसके लिए भी अक्सरियत दरकार होगी अगर कोई तरमीम चाहिए। तो एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आकर मेडिकल स्टूडेंट्स के क्या इशूज़ हैं, क्या उनको मसाइल का सामना करना पड़ा, इसके हवाले से आज खुसूसी तौर पर अगले सेगमेंट में बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सूरत हाल ये है कि हमारे तलबा जो हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं और बहुत सारे जो अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो बड़ी तादाद में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं बच्चे और मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे मसाइल हैं देखे अनदेखे जो कि उनके आड़े आ रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में जो ये बच्चे हैं ये अब दूसरे ममालिक का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। आखिर इनके इश्यूज़ हैं क्या, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर सैयद रज़ी मोहम्मद साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन के। उनसे मैं ख़ास तौर पर आज जानना चाहूँगी इस मसले के हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, क्यों वो बाहर के ममालिक का रुख कर रहे हैं जबकि हमारे यहाँ भी इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौके पे बोलने के लिए बुलाया। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ MD कैट जो एडमिशन टेस्ट है उसके अंदर पासिंग मार्क्स रख दिए गए हैं और वो काफ़ी हाई हैं, जिसकी वजह से बेशतर बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। और पिछले साल 492 सीट्स सिंध में खाली रह गई थी और 60% पे ये हुआ था, तो इस दफ़ा 65% हो गया है, जिसमें मज़ीद सीटें खाली रह रही हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने इसमें एक स्टैंड लिया। उन्होंने हमसे कहा कि आप अपना दाखिला नहीं करेंगे, हम करेंगे आपका दाखिला और 50% तक पे करेंगे, 65 नहीं, MD कैट के। तो नतीजतन ये हो गया है कि उन्होंने हमारे दाखिले किए हैं जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू और हमसे कहा है कि अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी जाएगी। दूसरी जानिब हमारी रेगुलेटरी बॉडी PMC है, वो कहती है 65 से कम अगर हुआ, चाहे किसी ने भी किया, तो हम आपको सजाएं देंगे, जिसमें फ़ी एडमिशन 50 लाख रुपए, जुर्माना, एडमिशन कैंसिल करना, कॉलेज को ग्रे लिस्ट में डालना और 5 साल कैद की सज़ा आपको मिल सकती है। तो नतीजा ये है कि 2 अथॉरिटीज़ हैं, एक हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। इन दोनों की आपस में बहस चल रही है और कॉलेजेस और स्टूडेंट्स जो हैं वो लेकिन डॉक्टर साहब ये मसला सिर्फ 2 अथॉरिटीज़ होने की वजह से है, क्योंकि ये बात तो सुनने में मुनासिब लगती है कि मेरिट जो है वो हाई रखा जाए डॉक्टर बनने के लिए और 65% को बहुत ज़्यादा तो नंबर्स नहीं, अब तो बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर माशाल्लाह से ले रहे हैं।
तो ये कोई मेरिट इतना ज्यादा तो नहीं है, ये मसला फिर सिर्फ अथॉरिटीज की वजह से रुका हुआ है क्या? देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पाकिस्तान में जो है वो चलते ही स्टूडेंट की फीस पर है। अगर 5-10 सीटें भी कम हो जाएं तो उन कॉलेजेस की जो वायबिलिटी है वो खतरे में पड़ जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया, पिछले साल 492 सीट सिंध में खाली रह गई। इस दफ़ा सिंध के अलावा पंजाब में भी सीटें खाली रह रही हैं। तो या तो आप तय करें कि जी प्राइवेट मेडिकल या प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए, लेकिन या फिर उनको चलने दिया जाए। तो नतीजा ये है कि अच्छा, एडमिशन टेस्ट जो है दुनिया भर में उसका पास फेल नहीं होता। इंग्लैंड में होता है, उसका नाम है यू कैट। पहले यूके कैट होता था, अब यू कैट हो गया है। उसमें कोई पास फेल नहीं होता। अमेरिका में एम कैट होता है और डीएटी होता है डेंटल के लिए, उनमें कोई पास फेल नहीं होता। इसी तरह फ्रांस में, जर्मनी में कहीं नहीं होता। इंडिया में होता था, लेकिन जनवरी 2021 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खत्म कर दिया। अब वहां पर भी सारी सीटें भरी जाती। तो सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास पहले ही डॉक्टर कम है, छोटे शहरों में, गाँव में डॉक्टर। तो पॉलिसी को जो है वो थोड़ा सा नरम करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि 2-3 इश्यूज हैं जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि पहले ये होता था कि मेडिकल में एडमिशन के लिए और डेंटल सर्जन बनने के लिए दोनों में कुछ मेरिट का भी फ़र्क होता था। यानी अगर मेडिकल में दाखिले के लिए 65% चाहिए तो डेंटल के लिए 60%। लेकिन अब हुकूमत ने वो भी दोनों का एक कर दिया, इसलिए वजह से भी डेंटल कॉलेजेस में जो एडमिशन्स हैं उनमें फ़र्क पड़ रहा है। और दूसरा ये बताइएगा ज़रूर कि ये कहा जा रहा है कि जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग चले जाते थे रूस और चीन डॉक्टर बनने के लिए, वालिदैन अपने बच्चों को भिजवा देते थे। तो अब भी हुकूमत की इन सख्तियों की वजह से मुझे को बता रहा था कि शायद 10,000 स्टूडेंट जो हैं वो चले गए हैं डेंटल सर्जन, जो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान इन रियासतों में। और वो उनकी अगर फीस मिलाई जाए तो 16 अरब रुपए सिर्फ 1 साल की फीस बनती है। तो आप क्या नहीं समझते कि इस तरह मेडिकल कॉलेजेस का तो है नुकसान, लेकिन मुल्क का ज़र मुबादला भी जा रहा है? जी हाँ, और मुल्क का ज़र मुबादला जा रहा है, घर जो है खराब हो रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, और ये बच्चे पाकिस्तान में अकोमोडेट हो सकते हैं और हमारा मेयार भी उनसे बेहतर है। और अफसोस की बात है कि यही बच्चे जो एमडी कैट फेल किए हुए हैं, जब ये बाहर जाते हैं तो वहां से जब पढ़ के आते हैं तो एनएलई देकर और रेगुलराइज हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा पाकिस्तान में पढ़ना चाहे तो वो नहीं पढ़ सकता। सही है। लाली साहब भी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं उनका भी कमेंट ले लूं, हमारे पास वक्त कम रह गया। जी लाली साहब। देखिए डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि माफ़ करिए, हमारा जो स्कॉलास्टिक रेप्यूटेशन है, जो हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, मैं आपको बताऊं कि आज एक ग्रेड 19 का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो सरबराह है वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है। वो हर इम्तिहान नकल से किया है और वो हर चीज़ खुद एडमिट करता है, और उसके रिश्तेदार बताएंगे आपको कि वो नकल मार के किया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग भी, गवर्नमेंट जब आ जाएगी और जब 50% कर देगी तो आपको डॉक्टर कम मिलेंगे, कसाई ज्यादा मिलेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं आपको कि आपको फिक्र नहीं है, आपको डर नहीं है इससे कि अगर हम तो समझते थे कि पास मार्क्स को इतना हाई रखें कि नहीं आपका कारोबार बंद हो जाए, मगर एटलीस्ट हिलाल साहब आपका पॉइंट आ गया, डॉक्टर साहब का मौकिफ ले लेते हैं। वो कह रहे हैं, डॉक्टर साहब हिलाली साहब कह रहे हैं कि मेरिट हाई होना चाहिए, इंसानी जान की बात है। मुझे 2 बात बताइए। पहली बात मैं आपसे पूछूंगा, जब आप कहते हैं कि एंट्री टेस्ट में नंबर बढ़ाने से मेरिट बढ़ेगी, तो इसका एविडेंस क्या है? इसका कोई एविडेंस नहीं है। 2013 में यूके कैट पे एक मेटा एनालिसिस हुआ, जो कि बहुत बड़ी रिसर्च थी। सारी रिसर्च को मिला के देखा तो उन्होंने ये देखा कि यूके में जो एडमिशन टेस्ट है उसकी जो वैलिडिटी है वो लेस देन 0.2% है। यानी जो बच्चे इम्तहान पास करेंगे आगे जाके मेडिकल के, जो बच्चे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, उनकी एंट्री टेस्ट से कोई मुताबिकत ही नहीं बनती थी। तब उन्होंने तय किया। अच्छा, दूसरी बात मैं पूछूंगा कि अगर आप ये समझते हैं कि इसका पासिंग मार्क होना चाहिए, हाई होना चाहिए,
तो ये बात आप इंग्लैंड वालों को क्यों नहीं समझाते, अमेरिका वालों को, जर्मनी को, फ्रांस को क्यों नहीं समझाते? चलिए डॉक्टर साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपका पॉइंट इस पर आ गया है, गवर्नमेंट को सलाह मशवरे के साथ पॉलिसी को रिविजिट करे ताकि तलबा का मसाइल भी कम हो और फिर मेरिट पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।